नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद जीएनपी में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, ये साइंस की 12 जनवरी 2022 की शिफ्ट का पेपर है और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी रबी की फसलों का एक युग्म है? रबी की फसलें वो फसलें होती हैं जो गर्मियों के मौसम में काटी जाती हैं। तो गर्मियों में क्या क्या काटा जाता है? जो सरसों, तिल, मटर आदि ये सब होते हैं जो गर्मियों में काटा जाता है। इसके लिए आप इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। गर्मियों में काटी जाने वाली फसलें अब वो होती हैं जैसे रवि को हम सन से रवि को सन से डिनोट करेंगे। सन होगा तो गर्मी होगी और गर्मियों में जो काटी जाएंगी वो होगी रवि की फसलें। खरीफ की फसलें मानसून फसलों या शरद ऋतु फसलों के रूप में जाना जाता है, जो मानसून फसल मौसम में क्षेत्र के आधार पर जून से नवंबर तक रहता है। भारत में उगाई और काटी जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश मई की शुरुआत में शुरू हो सकती है और फसलों की कटाई सितंबर और अक्टूबर के तीसरे चौथे सप्ताह के बीच की जाती है। चावल, मक्का, कपास भारत की प्रमुख खरीफ की फसलें हैं। कैश क्रॉप्स भी होती हैं जिसे जायद की फसलें बोला जाता है, जो नकदी फसलें होती हैं जिनको क्या होता है कि डायरेक्ट जिसकी कटाई करके उनको बेच दिया जाता है, वो होती है कैश क्रॉप्स, जायद की फसलें। क्वेश्चन नंबर 2, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कथनों का अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। उबला हुआ पीने का पानी लेना हेपेटाइटिस ए के खिलाफ एक प्रभावी निवारक उपाय है। तो क्या है कि पानी को क्यों उबाला जाता है? उसके बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये ऑप्शन तो सही हो गया। हेपेटाइटिस ए एक जीवाणु रोग है जो मुख्य रूप से पानी के माध्यम से फैलता है। हेपेटाइटिस ए जीवाणु, ये वायरस से फैलता है। तो ये आर तो रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग। हेपेटाइटिस ए विषाणु मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के मल और रक्त में मौजूद होता है। लक्षण प्रकट होने से लगभग 15 से 45 दिन पहले बीमारी के पहले सप्ताह के दौरान विषाणु मौजूद होता है। हेपेटाइटिस ए फैल सकता है। हेपेटाइटिस ए विषाणु के संक्रमित मल से दूषित मल, पानी पीते हैं या ग्रहण करते हैं तो फैलता है। यह रोग बिना छिलके वाले, बिना पके फल, सब्जी, समुद्री भोजन, बर्फ, जल से फैलता है। आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वर्तमान में मल या रक्त के माध्यम से भी बीमारी फैलती है। शौचालय में उपयोग करने के बाद हाथ धोने के कारण हेपेटाइटिस ए वाला व्यक्ति संक्रमण को किसी वस्तु या भोजन में फैला सकता है। मतलब कि कोई अगर हेपेटाइटिस ए का रोगी है तो अगर उसको टच भी करते हैं तो उससे फैल जाता है, क्योंकि वायरल डिजीज है। अब इसको रोकने के लिए क्या क्या क्योर के लिए क्या कर सकते हैं? हेपेटाइटिस ए को मारने या निष्क्रिय करने के लिए पानी को 1 मिनट के लिए उबाल लेना चाहिए। खाने पीने के फल पहले शौचालय के उपयोग करने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। निम्नलिखित में कौन एक्स हो सकता है? अब नीले को लाल कौन करेगा? जो कि एसिड होगा। और एसिड और बेस कौन बनाते हैं? मेटल अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो बेस बनाएंगे, और नॉन मेटल होगा वो ऑक्सीजन से क्रिया करके एसिड बनाएंगे। तो सोडियम मेटल है तो ये बेस बनाएगा। सल्फर नॉन मेटल है तो ये एसिड बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हीलियम किसी के साथ रिएक्शन करता नहीं है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि बेस है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस स्थिति में वायु में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो जो साउंड की स्पीड है वो किस में मैक्सिमम होगी? तो सबसे पहले साउंड की स्पीड डिपेंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। डेंसिटी को डी से भी करते हैं और पी से भी करते हैं। साउंड के केस में पी आता है और नॉर्मल डेंसिटी होती है तो डी आता है। तो शुष्क वायु की तुलना में नम वायु में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, क्योंकि नमी की उपस्थिति में वायु का घनत्व जल्दी कम हो जाता है और ध्वनि अधिक गति से यात्रा करती है। यानी कि अगर जो हवा में पार्टिकल्स
शुष्क होंगे यानी कि ड्राई होंगे तो पार्टिकल्स कम होंगे, जिससे कि साउंड ट्रेवल कम करेगा। नमी होगी तो पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, जिससे कि साउंड की गति अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। जिस गति से ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से फैलती है उसे ध्वनि गति कहते हैं। ध्वनि की चाल द्रव, सॉलिड, लिक्विड और गैस इस सीरीज में होती है। तो अधिक मैक्सिमम होगी सॉलिड में होगी, फिर लिक्विड में होगी, फिर गैस में होगी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा समूह किसी वस्तु की आभासी छवि बनाता है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, समतल दर्पण। जो प्लेन मिरर होगा वो वर्चुअल बनाएगा, उत्तल दर्पण होगा वो वर्चुअल बनाएगा, और उत्तल लेंस होगा वो वर्चुअल बनाएगा। इसकी डिटेल सॉल्यूशन है, इसको पढ़ना आप पीडीएफ से। क्वेश्चन नंबर 6, मेज पर स्थिर अवस्था में रखी पुस्तक के बारे में क्या सत्य है। तो मेज पर कोई वस्तु रखी है उसके लिए हम क्या स्टेटमेंट सही बता सकते हैं। स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक घर्षण वो होता है जो मूवमेंट करते चलते हैं ना, तो उसके अपोजिट में जो बल लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक। ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे बोला जाता है, ये हो सकता है उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा। तो बल कार्य नहीं करेगा तो वो बुक टिकेगी नहीं टेबल पे, और इस पर संतुलित बलों का एक युग्म कार्य कर रहा है। तो संतुलित बल का जो बैलेंस फोर्स कब लगता है, जब एवरी एक्शन का ईच रिएक्शन होता है, यानी कि न्यूटन का जब थर्ड लॉ लगता है तो होता है बैलेंस फोर्स। इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। न्यूटन्स के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब दो पिंड ए बी एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो ए और बी द्वारा लगाया गया बल बी और ए द्वारा लगाए गए बलों के बराबर और विपरीत होता है। एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। जब वस्तु को मेज पर रखा जाता है तो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, यह क्रिया शक्ति है, जबकि पृथ्वी पुस्तक को आकर्षित करती है तो यह इसका बल है। मेज सिर्फ संपर्क बल बना रही है क्योंकि पृथ्वी और पुस्तक के बीच में है। यहाँ पृथ्वी और पुस्तक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बना रहे हैं, लेकिन मेज और पुस्तक नहीं, यानी कि जो है बुक और अर्थ के मिड में वो बॉन्ड बन रहा है, टेबल के साथ नहीं। क्रिया प्रतिक्रिया बल मेज पर विराम अवस्था में रखी पुस्तक पर कार्य करते हैं। अब इसमें बल का टॉपिक आ गया, तो बल की डेफिनेशन, बल एक ऐसी चीज है जो किसी पिंड की विराम या गति स्थिति को बदल देती है। घर्षण बल हमेशा वस्तुओं की गति का विरोध करता है। बल का मात्रक न्यूटन, और इसका जो फॉर्मूला केजी मीटर पर सेकंड। न्यूटन्स के तीनों लॉ इसमें डिफाइन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का शुद्ध रूप है। कार्बन का शुद्ध रूप, तो कार्बन के जो प्योर फॉर्म होती है एक तो होती है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्राफीन, और कोक भी होता है। अब कोलतार है 78% होता है इसमें। कोयला गैस में 10 to 12% कार्बन होती है। चारकोल में भी 12% के ऑलमोस्ट कार्बन होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए, कोक। कार्बन के रूप, कार्बन के रूपों को कार्बन के अपरूप के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी में ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन कार्बन के अनाकार रूपों जैसे कई रूपों में पाया जाता है। कार्बन विभिन्न खनिजों से निकाला जाता है। पेट्रोलियम निक्षेप में भी कार्बन के विभिन्न रूप होते हैं। कोक को कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है क्योंकि इसमें 98% कार्बन होता है। कोयले को लंबे समय तक गर्म करने से कोक प्राप्त होता है। अब कोलतार में 78% कार्बन होता है, इसे काला द्रव भी कहा जाता है। कोयला गैस 10% कार्बन होता है, ये मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के गैसीय मिश्रण होता है। चारकोल कार्बन का अवशेष होता है जो हल्का होता है। चारकोल में 10% कार्बन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा एक कोश के जीवों का समूह है। एक कोश के यानी कि यूनिसेल्युलर होता है। प्रोटोजोआ में आता है।
बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। अब इसमें पैरामीशियम इसमें भी है और यीस्ट इसमें भी है, बट ये हाइड्रा है जो मल्टी सेल्यूलर है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। समुद्री एनीमोन ये भी मल्टी सेल्यूलर है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यीस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। यीस्ट, यीस्ट एक कोश के जीव है जो बहुकोश के पूर्वजों से उत्पन्न हुए। कुछ प्रजातियों के साथ स्यूडो हाइफी नकल कवक तंतु पैदा करके बहुकोश के लक्षण उत्पन्न करने में सक्षम है, जो जुड़े हुए मुकुलन कोशिकाओं की श्रृंखला है। मुकुलन होता है बडिंग। यीस्ट व्यास प्रजाति पर्यावरण के आधार पर काफी भिन्न होते हैं, हालांकि अधिकांश यीस्ट 3 से 4 मीटर व्यास के होते हैं। अधिकांश यीस्ट द्वारा समसूत्री विभाजन का उपयोग अलैंगिक जनन के रूप में होता है। इसमें एक पॉइंट आप इसको नोट करना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यीस्ट में होता है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन के आता है। बैक्टीरिया सूक्ष्म एकल कोशिका वाले जीव जो अन्य जीवों के भीतर और बाहर सभी वातावरण बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु खतरनाक होते हैं लेकिन अधिकांश फायदेमंद होते हैं। अमीबा, अमीबा जिसे अमीबाइड के रूप में जाना जाता है, एक प्रकार का कोशिका या एकल कोशिका वाला जीव है जो कूटपाथ को बढ़ाकर संकुचित करके अपना आकार बदल सकता है। प्रोटोजोआ के अलावा अमीबा कोशिकीय कवक शैवाल स्तनधारियों में पाया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और नोट करना, जो पैरामीशियम है इसको स्लीपर एनिमल बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक परिवार ने कार से दिल्ली से जयपुर का सफर किया। उनकी कार की ओडोमीटर की यात्रा की शुरुआत में 4157 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 4436 किलोमीटर दिखा रहा है। यदि उन्हें इस यात्रा को पूरा करने में 5 घंटे और 10 मिनट का समय लगता है तो एवरेज इसकी स्पीड क्या थी? तो पॉइंट नंबर 1 ओडोमीटर। ओडोमीटर का जो मैं यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं? क्योंकि स्पीड को नापता है। यूनिट एंड डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा जाता है ओडोमीटर का, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब बोल रहा है कि एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4436 से 4157 को माइनस करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी 279। अब ये है 5.10, 5 घंटे 10 मिनट। इसको घंटे में बदलेंगे तो ये हो गया 5 सही 5.1/6, तो ये हो गया 31/6। अब इसको 279 को 31 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6। इसको ये डायरेक्ट 9 का मल्टीप्लाई है तो ये आंसर हो गया 54। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किस घटना को पृथ्वी के घूर्णन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो पृथ्वी के जो घूर्णन के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है उत्तर दक्षिण दिशा में वायु की दिशा का विचलन, दिन और रात का निर्माण, ऋतुओं का निर्माण, ग्रह का बनना। तो ऋतु का निर्माण से कोई लेना देना नहीं होता रोटेशन और रिवोल्यूशन में, प्लानिटरी एक्शन में भी कोई लेना देना नहीं होता। तो उत्तर दक्षिण दिशा में वायु का दिशा का विचलन और दिन रात का निर्माण। तो पृथ्वी की जो गतियाँ होती है वो होती है 2, एक तो घूर्णन होती है जिसे रोटेशन बोला जाता है। रोटेशन होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण जिसे रिवोल्यूशन बोला जाता है। रिवोल्यूशन होता है कि सूर्य के चारों ओर घूमना, किसी ग्रह के चारों ओर घूमना। तो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने से है। पृथ्वी घूर्णन अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, पृथ्वी की कक्षा के तल के लंबवत है। पृथ्वी घड़ी की विपरीत दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में समय लेती है वो 24 घंटे का समय लेती है, जिससे कि दिन रात बनते हैं। दिन रात बनने का जो रीज़न होता है वो होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ये स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन आता है, तो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना। पृथ्वी की गति वायु की गति को प्रभावित करती है। पृथ्वी का परिक्रमण जिसे रिवॉल्यूशन बोला जाता है, इसमें डायग्राम में देखिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना होता है रोटेशन, जो कि एक दिन 24 घंटे लेती है एक दिन में,
और जो रिवोल्यूशन होता है वो 365 दिन लेती है। क्वेश्चन नंबर 11, एक पुष्प सूर्य के प्रकाश में लाल दिखाई देता है और हरे प्रकाश में किस रंग का दिखेगा? तो हरे प्रकाश में वह दिखेगा काले कलर का। अब लाल रंग में दिखने का कारण होता है कि लाल रंग को छोड़कर बाकी सबको अवशोषित कर लेता है, लाल को परावर्तित कर देता है। एक सामान्य दृश्य प्रकाश के सभी 7 रंग होते हैं, जैसे लाल रंग परावर्तित होता है इसे लाल देखते हैं, लेकिन जब पुष्प को हरे रंग के प्रकाश में देखते हैं तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि पुष्प उसे अवशोषित कर लेगा और कोई भी परिवर्तन कलर नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि जल में लवण मिला दिया जाए तो उसके क्वथनांक और हिमांक क्रमशः क्या परिवर्तन पड़ेगा? यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो उबालने के लिए क्या करते हैं कि हम इसमें नमक मिलाते हैं, यानी कि किसी भी इसमें अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। सामान्य लवण को जल में मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, हिमांक कम हो जाता है। 58 ग्राम घोलित लवण द्वारा प्रति किलोग्राम जल में तापमान में लगभग आधा डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करना आवश्यक है। जल में लवण मिलाने पर सोडियम क्लोराइड, जो नमक का फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl, क्लोराइड आयन में वियोजित हो जाता है। अगर ये टूटता है तो किस में टूटेगा? Na में और Cl में। इन आवेशित कणों द्वारा जल के अणुओं के बीच अंतर आणविक बल में बदल जाते हैं। जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है H2O, इस टाइप से बना होता है वो। इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो होता है 1.104 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा अंग पक्षियों में नहीं पाया जाता? जो एक्सीटरी अंग है वो पक्षियों में नहीं होता। मूत्राशय जिसे गोल ब्लैडर बोला जाता है ये ह्यूमंस में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे आंत बोला जाता है ये तो होता है। यकृत, लिवर एंड वृक्क, किडनी, ये सब होता है। पक्षियों में जो उत्सर्जन, पक्षियों में मूत्राशय नहीं पाया जाता। स्तनधारियों के विपरीत पक्षियों में मल और मूत्र का अलग अलग उत्पादन नहीं होता। अवस्कर क्लोका एक ही समय में 2 अपशिष्ट उत्पादों को निकालता है, मूत्र वाहिनी से निकलता है और अवस्कर में प्रवेश करता है, जिससे उत्क्रमण क्रमानुकचन द्वारा बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है, जिसे निष्कर्षण से पहले अतिरिक्त जल में पुनः अवशोषित किया जाता है। उत्सर्जन की विधि, अमीनोटैलिज्म होते हैं अमीनोटैलिक जो कि अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं। अमोनिया का सिक्रेशन वो लोग करेंगे जो पानी में रहेंगे। पानी में रहने वाले जीव फिश, क्लोम, पंख आदि के माध्यम से अमोनिया का निरंतर निष्कासन करते हैं। चूंकि ये जलीय जीव होते हैं तो अमीनोटैलिज्म वो हो जाएंगे जो कि अमोनिया का सिक्रेशन करेंगे, और अमोनिया का सिक्रेशन करेंगे तो जलीय जीव होंगे वो अमीनोटैलिक होंगे। यूरियोटैलिज्म यूरियो यानी कि यूरिन। और यूरिन कौन सिक्रेट करता है? ह्यूमंस। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो होते हैं यूरियोटैलिज्म। अब यूरिकोटैलिज्म होते हैं जो बर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्न में किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। मुक्त नाइट्रोजन होता है जो तो हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड भी हमारे इन्वायरमेंट में होता है, एसिड रेन होती है तब अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पौधे मुक्त नाइट्रोजन गैस का सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए आणविक नाइट्रोजन भी कहा जाता है। उपयोग करने से पहले इसमें नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में स्थिर किया जाना चाहिए। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को NO3 नाइट्रेट और NH4 अमोनिया आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो अमोनिया के रूप में ग्रहण तो करते हैं बट अमोनियम आयन के रूप में करते हैं, ना कि अमोनिया के रूप में। मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं की क्रिया में मृत पौधे जंतु नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट यानी कि नाइट्रोजन बेस जो अवशिष्ट होते हैं उत्सर्जन नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे हर पौधे द्वारा फिर से उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में भी अन्य प्रकार के जीवाणु जो नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम है, उस प्रक्रिया को विनाइट्रीकरण कहा जाता है। यानी कि विनाइट्रीकरण होगी जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करेगी, वो होगी विनाइट्रीकरण। यह विभिन्न प्रकार के पौधों की कोशिका रस को संग्रहित हो सकता है
परासरणी विभव के उत्पादन में योगदान कर सकता है, दूसरी ओर पौधे उसका इस प्रकार उपयोग नहीं कर सकते। तो पहले क्या होगा, नाइट्राइट में चेंज होगा, फिर अमोनिया में चेंज हो जाएगा। अमोनिया तब अमीनो अम्ल बनाने के लिए कार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है, जिसके बाद विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन युक्त रसायन बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15। आप एक ऐसे कमरे में हैं जिसकी भौतिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं हैं। आपको 10 दंड चुंबक दिए गए हैं। आपके लिए किसी एक चुंबक के एक ध्रुव को अंकित किया गया है। सभी 10 चुंबक में ध्रुवों की पहचान करने में सक्षम होने के लिए अब आपको अंकित किए गए ध्रुवों की न्यूनतम संख्या बतानी है। तो किसी भी चुंबक के जो पोल्स को अंकित करना है, उसके लिए जो न्यूनतम संख्या होती है वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बोल रहा है कि 10 चुंबक है, एक चुंबक का नॉर्थ पोल साउथ पोल, जो 10 चुंबक आपस में रखे होंगे तो एक दूसरे से अट्रैक्ट कर जाएंगे, अगर सेम पोल होंगे तो रिपेल करेंगे, लेकिन चुंबक में अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, कि आकर्षित करते हैं। तो ये सारे एक बॉन्ड बना लेंगे, जिससे कि हमें ध्रुवों को निकालने के लिए किसी भी चुंबक की आवश्यकता नहीं होगी। हम एक दंड चुंबक के ध्रुव को जानते हैं। यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अंकित किया गया है तो दूसरा ध्रुव दक्षिण होगा। फिर अन्य चुंबक को इस प्रकार पंक्तिबद्ध करें। यदि एक चुंबक का दक्षिण ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और यदि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे के उत्तर से जुड़ा हुआ है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षण और प्रतिकर्षण सिद्धांत से चुंबक के ध्रुवों का पता लगाया जा सकता है, ना कि उनके ध्रुवों को काउंट करके। मैग्नेट, चुंबक एक ऐसी वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में सक्षम है। असमान ध्रुवों को आकर्षित करती है, समान ध्रुवों को प्रतिकर्षित करती है। इसके 2 ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ध्रुव सदैव युग्म में होते हैं, यानी कि जो चुंबक के पोल होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और जो इनकी क्षमता होती है वो इनके ध्रुवों पर अधिक होती है, ना कि बीच में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सामग्री एक गतिमान विद्युत आवेश के आसपास का क्षेत्र है जिसके भीतर चुंबक बल कार्य करता है। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कॉलम को मैच करना है। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है सिरके में, फॉर्मूला CH3COOH। लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, ऑक्सैलिक पालक में होता है, और सिट्रिक एसिड नींबू में होता है। तो ए एसिटिक एसिड सिरका, 4 लैक्टिक एसिड दही, 3 ऑक्सैलिक एसिड पालक, 1 और साइट्रिक एसिड नींबू, 2। 4 3 1 2। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन सा पदार्थ एक उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अमोनियम सल्फेट फसल पोषण के लिए नाइट्रोजन और सल्फर का महत्वपूर्ण सोर्स है, सीधे उर्वरक के रूप में प्राप्त किया जाता है। इनकी जो प्लांट के लिए, पौधों के लिए, फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है वो होता है NPK, जिन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। उसके बाद मैक्रो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को हम खाने में भी यूज लेते हैं। अब उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ जो फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। उर्वरक में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम सहित पौधे के लिए आवश्यक तत्व हैं। ये मिट्टी के जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। उर्वरकता होती है फर्टिलाइजर। उर्वरक के प्रकार, एक तो होते हैं कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। अकार्बनिक वो होते हैं जो रासायनिक माध्यम से, यानी केमिकल विधि से बनाए जाते हैं, और कार्बनिक होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। तो अकार्बनिक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और कार्बनिक हो गए जीव जंतुओं से मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में किस राज्य की चक्रवात की चपेट में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है? तो जो साइक्लोन होते हैं सबसे ज़्यादा कोस्टल एरियाज में आते हैं, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन से भी देखें तो हरियाणा कोस्टल एरिया है नहीं, MP सेंटर में आता है, उत्तराखंड कोस्टल एरिया है नहीं, तो साइक्लोन आएगा आंध्र प्रदेश में।
चक्रवात हवाओं का एक तंत्र है जो सामान्य उपकेंद्र के साथ विपरीत घूर्णन करता है। ये आमतौर पर निम्न दाब वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। चक्रवाती विक्षोभ के कारण मानसूनी हवाओं में परिवर्तन होता है। इन विक्षोभ से पूर्व और पश्चिम जेट प्रहार सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। चक्रवात संबंधित क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में निम्न पेटी वाले क्षेत्रों को चक्रवात की संभावनाएं अधिक होती हैं। समुद्र महासागर के निकट क्षेत्रों की तटीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत में तटीय क्षेत्र जहां पूर्वी तटीय रेखा पश्चिम तट की तुलना में चक्रवात का खतरा अधिक होता है। भारत में सामान्य चक्रवात प्रवण क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में जीवों का कौन सा युग्म मुकुलन होता है? बडिंग। बडिंग होता है कि एक ही सेल से एक से ज़्यादा सेल बना लेना, बडिंग कहलाता है। तो हाइड्रा और यीस्ट बडिंग करता है। यीस्ट होती है फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन में होता है कि एक ही सेल बहुत सारी बना लेती है यीस्ट, सड़ना चीज़ें बोला जाता है, फर्मेंट हो जाती है। और फर्मेंट कोई भी चीज़ कब होती है? CO2 की प्रेजेंस में। यीस्ट प्रजनन मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक जनन यीस्ट में वानस्पतिक वृद्धि का सबसे सामान्य तंत्र है, जिससे एक छोटी कली जैसी, जिसे संतति कोशिका के रूप में जाना जाता है, मूल कोशिका पर उत्पन्न होती है। जनक कोशिका का केंद्रक दो संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, यानी कि संतति होती है पेरेंट सेल, एक सेल होता है N 2N में टूट जाता है, यानी कि एक 1 बन गया, एक 1 बन गया। कली तब बढ़ती है जब वह मूल कोशिका से अलग नहीं हो जाती और नई कोशिका नहीं बना लेती, यानी कि जब तक वह नई सेल नहीं बनेगी तब तक वह बढ़ती रहेगी। मुकुलन प्रक्रिया के दौरान संतति कोशिका आमतौर पर मातृ कोशिका से छोटी होती है, यानी कि जो पेरेंट सेल होती है वो मदर कोशिका से छोटी होती है। कुछ यीस्ट सिक्जोसैक्रोमाइटेस पोम्बो मुकुलन के बजाय विखंडन के माध्यम से भी अलग होते हैं, यानी कि विखंडन होता है फ्यूजन हो जाना। एक ही आकार की दो संतति कोशिकाएं होती हैं। हाइड्रा मुकुलन हाइड्रा प्रजनन की सबसे सामान्य अलैंगिक विधि है। डंठल अमाशय क्षेत्रों में प्रतिच्छेदन से कलियां निकलती है। कली गोलार्ध रूप में शुरू होती है, जबकि बढ़ती है, बेलनाकार हो जाती है और जैसे जैसे बढ़ती है स्पर्शक उत्पादित करती है। उसके बाद कली संकुचित होती है, नई कली उभरती है। आदर्श परिस्थितियों में 2 या 3 दिनों में कलियां दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आई गेस एक क्वेश्चन इसमें मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी धातु अपने लवण विलयन से सभी को विस्थापित कर सकते हैं, विस्थापित कर देती है, यानी कि इसके लिए क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी को देखेंगे। तो कॉपर, आयरन, सिल्वर एंड जिंक। तो सबसे ज़्यादा इसमें रिएक्टिव है वो है जिंक। टेबल देखिए क्या था? कॉपर, आयरन, चांदी और जिंक। जो अब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक। अब इसके नीचे आएगा कॉपर है, सिल्वर जिसे चांदी बोला जाता है, आयरन, आयरन फेरम। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? जिंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक। ये था आज का वीडियो। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से जुड़ जाएं।